बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम का। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और इस लेक्चर से पहले तक हम लोगों ने पाकिस्तान का रिलेशन डिस्कस किया था विद द मैनी डिफरेंट कंट्रीज। आज भी हम लोग पाकिस्तान का रिलेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो है हम उनका रिलेशन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एक शॉर्ट से ये टॉपिक होगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स, पहली तो बात ये कि होती क्या है और इनका पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है और इनका पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन होने की वजह क्या है। हर कंट्री का एक दूसरे कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रखना, अच्छा पैचअप रखना, अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का कोई ना कोई रीजन होता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और इनका अच्छा रिलेशन एक दूसरे के साथ जरूरी क्यों है, और अगर कोई भी इनके रिलेशन में ऊंच नीच होती है तो किस मसाइल का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, वो एक छोटे से टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, करने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान रिलेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जो पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा वो आपका हेडिंग का टेक्स्ट होगा, जो कि आपके लॉन्ग आंसर्स के लिए हेडिंग मेंशन करवाती हूँ उसका टेक्स्ट होगा। पेज में अगर हमें रीडिंग के दौरान मॉडिफाई करनी पड़ेगी हेडिंग को तो वो हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे। मेन टेक्स्ट जो होगा हेडिंग का वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट आप लोगों को पता है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए हाईलाइट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है जी हमारे पास, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991 सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान केम इनटू बी। तो ये फर्स्ट लाइन में आप लोगों के पास 5 कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, और इसको आसान तरीके से याद रखने का तरीका ये है कि 5-10 कंट्रीज जो होती हैं वो आप लोगों के पास सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। 10 कंट्रीज मीन उज्बेकिस्तान, एंड पे आप देख सकते हो सबके एंड पे जो है वो TAN का वर्ड यूज हो रहा है। हम इन शॉर्ट कह सकते थे 5-10 कंट्रीज। तो काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये आप लोगों के पास 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि इनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन एक अच्छा डेवलप हुआ है। और ये कब हुआ, ये कब डेवलप हुई? आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ 1991 में। इसको आप MCQ के लिए मार्क करेंगे कि सोवियत यूनियन कब डिसॉल्व हुआ, 1991 में। और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच कंट्रीज आर कॉल्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो आप बताएंगे कि ये 5 कंट्रीज जो हैं इन्हें हम लोग 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहा जाता है। इस पे आप हेडिंग देंगे जी डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। Pakistan established relations with these countries and expanded its external relations. These relations further improved with the establishment of Economic Cooperation Organization. ECO कहते हैं इसको। Pakistan relations with these countries are not only based on religion but also on the mutual interest. In the present day world, it is beneficial for these countries to cooperate with each other. तो म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से ये इन दोनों कंट्रीज, इन 5 कंट्रीज का एक दूसरे के साथ भी रिलेशन अच्छा और पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी अच्छा है। और ये रिलेशन इंप्रूव कब हुआ? जब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO, और सिंपली आप लिख सकते हो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ECO। These countries do not have access to the sea as they are landlocked. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि which countries are called landlocked countries। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कह देते हैं जी काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर द कंट्रीज दैट आर कॉल्ड landlocked। तो ये आंसर नहीं होता। आप बताएंगे द कंट्रीज दैट डोंट हैव एन एक्सेस टू द सी आर कॉल्ड द landlocked countries। द कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, और उनमें ये 5 कंट्रीज शामिल होती है, इनका एक्सेस सी से नहीं होता, तो इस वजह से इनको लैंड कंट्रीज कहा जाता है। Access to sea is very important to carry international trade. Pakistan has been providing these countries access to sea. These states are rich in oil and mineral wealth, which are requirements of Pakistan. Coal, oil and natural gas are extracted from many countries of the region. और इस पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी है access to sea, कि सी का access जो है वो पाकिस्तान ने इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को दिया हुआ है। और ये स्टेट जो है वो ऑयल और मिनरल जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिच है, जो कि पाकिस्तान की एक रिक्वायरमेंट भी है। और इसी तरह उनको फ़ायदा हो जाता है, सी उनको हमें दे देते हैं तो उनको अपनी ट्रेड करने में आसानी हो जाती है, और उनके पास जो वेल्थ है उनकी हमें ज़रूरत होती है। तो वो इस ज़्यादा तरह से जो दोनों के अंदर एक इंटरेस्ट है, एक अच्छा रिलेशन है, वो डेवलप हुआ है विद अ लॉट ऑफ रीजंस। लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास, मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इज इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर।
Therefore, they lived in the valleys and oases. Agriculture is a source of provision of food. It provides raw material to the garments and leather industries. International fame is linked with the colorful carpets and rugs of the region. There is a great expectation that Pakistan's relation with these countries shall grow over time. तो इस पे आप हेडिंग देंगे जी एग्रीकल्चर अ सोर्स ऑफ प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश और ब्लू टेक्स्ट मैंने आप लोगों के ऊपर स्क्रीन पे मेंशन भी किया हुआ है एग्रीकल्चर अ सोर्स ऑफ प्रोविजन। तो ये आप लोगों का टॉपिक था पाकिस्तान रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। 4 पॉइंट्स में आप कंप्लीट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईसीओ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस टू द सी एंड एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ प्रोविजन। जिस तरह हमारा एक मेन सोर्स ऑफ ट्रेड और मेन वेल्थ का सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर है, इस तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज का जो सोर्स है वो भी एग्रीकल्चर ही है। जैसे हमारे में कहा जाता है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, तो उधर क्या कहा जाता है एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ फूड, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द गारमेंट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। ये हो गया जी टॉपिक। इसी के साथ आज दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन और आईसी एंड पाकिस्तान के इनका रिलेशन क्या है पाकिस्तान के साथ, कहाँ कहाँ इनकी मीटिंग्स हुई, ये कैसे इस्टेब्लिश हुई, इसका और नेम क्या था, फिर इसका नेम चेंज होकर ओआईसी कैसे आया और इनकी मीटिंग्स कब और कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुई और कौन कौन सी लीडर्स ने इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं जी। पाकिस्तान हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन ओआईसी फॉर द यूनिटी हार्मोनी एंड कॉर्पोरेशन अमंग द इस्लामिक कंट्रीज। Pakistan has always supported the movements favoring Muslims and has raised the voice in their favor at the United Nations. तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेशंस ऑफ ओआईसी। तो कंप्लीट इतना लंबा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, सिंपली आप हेडिंग स्टेट करेंगे जी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द सेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की जगह आप लिख देंगे ओआईसी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द यूनिटी हार्मोनी एंड कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास इन 1969 when the Israelis set fire to the Al-Aqsa Masjid, it sent a wave of anger among the Muslims around the world. After that, representative of Muslim countries gathered in the Rabat, Morocco. आपसे पूछा जा सकता है वन इसराइली सेट फायर टू अल-अक्सा मस्जिद, तो आप बताएंगे जी 1969। और किसने लगाई थी आग, इसराइलियों ने, और कहाँ पे लगाई थी अल-अक्सा मस्जिद ने। उसके बाद इस हरकत के बाद मुसलमानों ने अपने आप सारे मुसलमानों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहाँ पे इकट्ठे हुए, रबात, मोरक्को, ये कंट्री है उसका नाम है। In this meeting, Pakistan proposed the formation of the permanent organization called the Islamic Conference, which was supported by all the Islamic countries. ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने मीटिंग में प्रपोजल दिया था कि परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होगी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, तो वो उसमें आपके पास एमसीक्यू अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान था जिसने प्रपोज किया था फॉर्मेशन ऑफ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस which was supported by all Islamic countries. Thus, the organization of the Islamic Conference (OIC) was established in 1969. तो in 1969 में ये OIC established हुई जब उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद को फायर लगाया था इसराइलियों ने। उसी के बाद जो है वो तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई OIC 1969 में ही, यानी कि साल के अंदर अंदर ये सारे कामों को मुकम्मल किया गया। इट्स हेडक्वार्टर इज एट जद्दा, सऊदी अरेबिया, जिसकी पिक्चर आप लोगों को साइड पे दी भी गई है कि ये OIC का जो हेडक्वार्टर है उसकी पिक्चर है, उसकी बिल्डिंग है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, जद्दा में है, सऊदी अरब में। नाउ इट्स न्यू नेम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इसका नया नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। In 1969, when the first meeting of the OIC was held in Rabat, Morocco, Pakistan played an active role in its proceeding. ये भी आप मार्क करेंगे कि सबसे पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, रबात मोरक्को में 1969 में। तो पहले सॉरी हम हेडिंग मेंशन करना जो है वो रह गया, आपने सेकंड पॉइंट पे हेडिंग देनी है फायर टू अल-अक्सा मस्जिद, फायर टू अल-अक्सा मस्जिद। और आपकी थर्ड पॉइंट पे हेडिंग आ जाएगी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द OIC। Second summit was held in 1974 in Lahore. The conference was hosted by Pakistan. आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने कौन सी कॉन्फ्रेंस जो वो हेल्ड करवाई थी, इंटरनेशनल समिट कौन सा हेल्ड करवाया था इस्लाम से रिलेटेड, तो आप बताएंगे कि OIC की जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी वो हेल्ड हुई थी 1974 में और लाहौर में हुई थी। और ये कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट की थी, बाय द पाकिस्तान। और अब आज हम देखिए 3 से 4 साल पहले जो है वो OIC की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में भी हुई थी, और जो कि बिल्कुल रिसेंट है, लेकिन क्योंकि बुक अभी शायद अपडेट नहीं हुई है तो वो हमारे पास यहाँ मेंशन नहीं हुआ हुआ। तो एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हमारी इस्लामाबाद में भी अभी रिसेंटली हो चुकी है। नेक्स्ट है उनके, नेक्स्ट पे आप हेडिंग देंगे जी की रोल ऑफ लीडर्स इन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, के कौन से लीडर्स ने की रोल अपने प्ले किए थे कि वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सके। उन लीडर्स में कौन कौन शामिल था, जुल्फकार अली भुट्टो, शाह फैसल, मोहम्मद गज्जाफी, Hafiz al-Assad, Sheikh Ziyad bin Sultan and Anwar Sadat play a key role in organizing the meeting of the OIC. ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में मार्क करेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है which leaders play an important role in organizing the meeting of the OIC. तो आप बताएंगे जुल्फकार अली भुट्टो, शाह फैसल, मुअम्मर गद्दाफी, Hafiz al-Assad, Sheikh Ziyad bin Sultan and Anwar Sadat played a key role in organizing the meeting of the
OIC. In the historic city of the Lahore, leaders and representative of 40 countries were present. ये भी आप मार्क करेंगे कि in the historic city of Lahore, leaders and representative of how many countries were present? तो 40 countries के leaders जो थे वो लाहौर में आए हुए थे. Delegations from the World Muslim Congress, the Palestine Liberation Movement (PLO) and the Arab League also attended the conference. और PLO और Arab League ने भी ये conference attend की थी. The government in Pakistan, people of Pakistan fulfilled their responsibilities with great passion. Pakistan moved a resolution in favor of the independence and sovereignty of Palestine, Palestine जिसे हम लोग कहते हैं, which was passed unanimously. और यहाँ पे आप heading देंगे sovereignty of Palestine. Pakistan has attended all the meetings of the Organization of the Islamic Cooperation since 1969. It has played a significant role for the unity of the Islamic world and resolving the problems of the Muslim world. आपसे पूछा जा सकता है कि how OIC play a key role in the for the unity of Islamic world, तो आप बताएंगे कि इस तरह से प्ले करता है कि इस तमाम मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम दुनिया के मुस्लिम्स की ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में काम आता है. तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी चाहिए यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. लास्ट पॉइंट है हमारे आज के लेक्चर का, द इंटायर इस्लामिक कम्युनिटी एक्नॉलेजेस द पाकिस्तान सर्विस फॉर द सक्सेस ऑफ OIC, द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा एंड एस्टैब्लिशिंग स्पेशल रिलेशन विद द इस्लामिक कंट्रीज. यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी सक्सेस ऑफ द OIC. और ये आपका लास्ट पॉइंट था जो कि हमने OIC में आपने डिस्कस करना था. ये लास्ट आपका होगा सक्सेस ऑफ द OIC, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्या था जी, इंपॉर्टेंट रोल इन द सेशन ऑफ OIC, फाइट टू अल-अक्सा मस्जिद, फर्स्ट मीटिंग विद द OIC, की रोल ऑफ द लीडर्स इन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, सोवरेनिटी ऑफ फलस्तीन, यूनिटी ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड सक्सेस ऑफ द OIC. तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. दो टॉपिक्स को आज के लेक्चर में डिस्कस किया, पाकिस्तान रिलेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन एंड पाकिस्तान. तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा. इन केस को भी डिफिकल्टी कोई ऐसा पॉइंट जो स्किप हो गया या आपको समझ ना आया तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं. और लास्ट में मेरी आप सबसे पे रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करनी प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए. थैंक यू.